Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about financial statement of companies. तो वहाँ हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस किया, जहाँ हमने इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का सेक्शन डिस्कस किया था। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ तक का हम आइटम्स डिस्कस कर चुके थे। लास्ट जो है हमारे पास वो है करंट लाइबिलिटीज़। तो यू नो दैट कि करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो विद इन 1 ईयर पे होती हैं। बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात को समझना ज़रूरी है कि करंट लाइबिलिटी वो होती है जो आप बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में पे ऑफ कर दोगे। नॉर्मली तो बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है वो 12 मंथ्स का ही होता है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि आपने जो है वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को मनी में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लिया। कि आपके पास रॉ मटेरियल था, उससे आपने जो है वो किया वर्क इन प्रोग्रेस कि बनाना शुरू किया। वर्क इन प्रोग्रेस से आप आए फिनिश गुड्स के ऊपर। फिनिश गुड्स को हमने सेल किया, और अगर हमने उसको जो है क्रेडिट पर सेल किया है तो हमें डेटर्स थे, डेटर्स ने हमें जो है बीआर वगैरह दिए। उससे जब कैश में कन्वर्ट होगा ना, तो उस कैश से हम आगे नया हमारा रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो इसको आप बोलते हो ऑपरेटिंग साइकिल की आपका रॉ मटेरियल कैश को कन्वर्ट करने में कितना टाइम लेता है, कि कितने कितने टाइम में हमारा ये काम हो जाएगा। नॉर्मली ये 12 मंथ्स का होता है, और कई बार ये मोर देन 12 मंथ्स या लेस देन 12 मंथ्स भी हो सकता है। अब ऑपरेटिंग साइकिल जो है आपका वो अगर तो लेस देन 12 मंथ्स है, तब अगर कोई भी आपकी करंट लाइबिलिटी के बारे में पूछता है, यानी किसी लाइबिलिटी को बोलता है कि ये लाइबिलिटी 12 मंथ्स में के बाद में पे होगी, और आपका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो लेस देन 12 मंथ्स है, लाइक 10 मंथ्स का है, तो क्या इस लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी कह सकते हैं? आप कहोगे यस, चाहे लाइबिलिटी 12 मंथ्स में पे हो रही है और ऑपरेटिंग साइकिल बेशक से मेरा लेस देन 12 मंथ्स है, लेकिन मैक्सिमम लाइबिलिटी को जो हम टाइम देते हैं पे होने के लिए वो हम 12 मंथ्स देते हैं। अगर कोई लाइबिलिटी विद इन 12 मंथ्स पे ऑफ हो जाती है तो वो करंट लाइबिलिटी ही है, चाहे हमारा ऑपरेटिंग साइकिल लेस देन 12 मंथ्स ही क्यों ना हो। दूसरा आपके पास कंडीशन है कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल जो है ना वो मोर देन 12 मंथ्स है, मतलब 15 मंथ्स का है। सपोज करो आपका ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स का है। अब अगर आपकी लाइबिलिटी 14 मंथ्स में पे हो रही है तो क्या उसको हम करंट लाइबिलिटी कहेंगे? 12 मंथ से तो ज़्यादा ही ले रही है टाइम, 14 मंथ्स, लेकिन हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स का है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा बड़ा हो, मोर देन 12 मंथ्स हो, और आपकी लाइबिलिटी भी मोर देन 12 मंथ्स ले रही है, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल के ख़त्म होने से पहले पहले पे हो जाएगी विद इन 15 मंथ्स, तो वो करंट लाइबिलिटी ही मानी जाएगी, क्योंकि इस केस में ऑपरेटिंग साइकिल हमारा मोर देन 12 मंथ्स था। तो मैक्सिमम लाइबिलिटी को यहाँ टाइम हम कितना दे सकते थे? 15 मंथ्स तो दे ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ऑपरेटिंग साइकिल ही 15 मंथ्स का है। ये हो जाती है आपकी करंट लाइबिलिटी की बात। तो यहाँ आपको बाकी के डिटेल में बैलेंस शीट बता दी गई थी, जिसमें आपको करंट लाइबिलिटी की सारी डिटेल बताई गई है कि उसमें आपको क्या क्या आइटम्स को इंक्लूड करना है। करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं आपके पास, ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं। अदर में वो हैं जो विद इन 1 ईयर जो है वो पे हो जाएंगी, या आपकी कोई एडवांस में आपको इनकम रिसीव हो गई है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड। अनपेड डिविडेंड आपके पास हैं, या अनक्लेम्ड डिविडेंड है। अनपेड मतलब आपने पे नहीं किया, अनक्लेम्ड मतलब कि सामने वाले ने क्लेम नहीं किया। ये सभी आपके करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, वो भी आपने करंट लाइबिलिटी के सेक्शन में ही दिखाना है उनको। तो इस तरह से आपके पास जो है वो होगा आपका सेक्शन करंट लाइबिलिटीज का। अब बात आती है एसेट्स के सेक्शन की। तो एसेट में आपकी होती हैं नॉन करंट एसेट्स, और आपका दूसरा जो सेक्शन होता है दैट इज करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट में कौन सी होंगी आपकी? वन इज टेंजिबल एसेट्स एंड सेकेंड वन इज इनटेंजिबल एसेट्स। तो ये दोनों ही टाइप्स की हमारे पास रहेंगी, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी। तो टेंजिबल मतलब
जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, लाइक आपका फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल्स। इंटेंजिबल मतलब बेनिफिट तो क्रिएट करेगी फ्यूचर में, लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप देख या छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल गुडविल है हमारी, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सारी क्या हो जाती हैं आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। और इसी में वर्क इन प्रोग्रेस वाली भी आएंगी। अब इंटेंजिबल में वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, गुडविल है। तो ये हो गई आपकी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंटेंजिबल। अब आपके पास अगर हम बात करें करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट्स में जो है आपके पास क्या हो सकती हैं, जो आपकी विद इन 1 ईयर जो है आपके लिए बेनिफिट क्रिएट करेंगी, जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर लोगे, लाइक स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल, ये सब हो जाएंगी हमारी करंट एसेट। या फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स जो शॉर्ट टाइम के लिए हम करते हैं, तो ये हमारी जो है वो हो जाती है करंट एसेट। अब हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को और जानना है। एक होती है आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी, जिसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, बैलेंस शीट के बाद फुट नोट की तरह दिखाना है आपने उसको, नोट्स टू अकाउंट के पास फुट नोट की तरह दिखाओगे। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी होती हैं जो फ्यूचर में सडनली अराइज हो सकती हैं, और जिनका कोई अमाउंट भी आप सर्टेनिटी से अभी श्योरली बता नहीं सकते, कि लाइक कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी है, या आपने कंपनी ने कोई गारंटी दी है किसी के अगेंस्ट, अगर उस पर्सन ने धोखा किया तो हमें पे करना पड़ सकता है, वो भी कंटीजेंट लाइबिलिटी है। या फिर आपके जो है ना बिल्स जो है वो आपने डिस्काउंट करवा लिया और वो अभी मैच्योर नहीं हुआ था, अब हो सकता है फ्यूचर में सामने वाला पे ही ना करे, तो आपके लिए लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, बैंक आपसे मांगेगा। तो ये हो गया आपके, ये भी कंटीजेंट लाइबिलिटी का ही पार्ट। नेक्स्ट इसी के साथ में ही होता है कमिटमेंट्स। तो कमिटमेंट्स जो होती हैं वो होती हैं कि आपने कमिट किया हुआ है कुछ, तो उसके रिगार्डिंग जो है आपको फ्यूचर में वो ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी होगी। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आपके रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, कि अभी उनको एग्जीक्यूट करना रहता है, उनको पूरा करना रहता है। या फिर आपके जो है अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, कि आपने जो है वो कुछ शेयर्स खरीदे हुए किसी दूसरी कंपनी के, उस पर उन्होंने अभी कुछ अमाउंट आपको जो है वो नहीं मंगवाया, तो आपकी तो लाइबिलिटी है ना कि आपको देना पड़ेगा वो अमाउंट। नेक्स्ट है कि आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं, उसके ऊपर आपने जो है वो डिविडेंड पे करने में अरियर्स किए हुए हैं, अरियर ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कि आपको पे करना पड़ेगा, और वो क्यूमुलेटिव नेचर के हैं, यानी पे आपका इकट्ठा होता जा रहा है, आपको एक ना एक दिन पे करना होगा। तो ये आपकी बैलेंस शीट की आइटम्स का जो है वो मेन डिटेल्स थी। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि इनको बैलेंस शीट में शो करके दिखाओ कि ये किस हेड में और किस सब हेड में शो होंगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। पूरी बैलेंस शीट को अच्छे से स्टडी करोगे। इसी के साथ ही आपका जो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है वो प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक परफॉर्मा देता है। नॉर्मली जो हम प्रॉफिट लॉस बनाते थे उससे अलग है ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वर्टिकल फॉर्म में बनाना है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के डाटा को दोनों को ही शो करना है। और इसमें आइटम्स जो है आपको देखिए किस तरह से दी जाती हैं। फर्स्ट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कि बिजनेस एक्टिविटीज से जो आप रेवेन्यू अर्न करते हो। एक नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस करते हो तो गुड्स वगैरह को सेल करके किसी फीस कमीशन से जो आपने अर्न किया वो रेवेन्यू है। अगर एक फाइनेंस कंपनी हो आप, यानी लोन वगैरह देना लोगों को आपका काम है, तो इंटरेस्ट इनकम जो है आपकी, डिविडेंड इनकम, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की आपकी इनकम रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलरली जो है ना वो फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड की इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, या इन्वेस्टमेंट्स को सेल करने पर कोई प्रॉफिट लॉस का होना, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज से कोई प्रॉफिट होना, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक फाइनेंस कंपनी के लिए रेवेन्यू इनकम रहेंगी। नॉर्मल कंपनी के लिए जो है, ट्रेडिंग कंपनी के लिए ये अदर इनकम का पार्ट बनेंगी। ठीक है, नॉर्मल कंपनी के लिए अदर इनकम, कि अगर आपको किसी फाइनेंशियल सर्विसेज से किसी अदर फाइनेंशियल काम से पैसा रिसीव हो रहा है, गेन हो रहा है। नॉर्मल कंपनीज के लिए अदर इनकम है। फाइनेंस कंपनी जो होती हैं उनके लिए
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यानी उनकी बिजनेस एक्टिविटी की इनकम है। तो यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नॉर्मली हमारे लिए, नॉर्मल बिजनेस के लिए क्या हो सकता है कि बिजनेस एक्टिविटीज से आप कुछ अर्न कर रहे हो, सर्विसेज पे करके आपको कुछ मिल रहा है, और ऑपरेटिंग अदर एक्टिविटीज से लाइक सेल ऑफ स्क्रैप, जो है स्क्रैप को सेल करने से आपको कुछ रिसीव हो रहा है, तो ये सब आपकी जो हो जाएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अदर इनकम में क्या हो सकता है, रेंट इनकम हो सकती है आपकी, नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, मिसलेनियस आइटम्स को हम सेल कर रहे हैं, हमारी बिजनेस से रिलेटेड कोई एसेट्स हैं उनसे रिलेटेड इनकम, या रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये सब आपकी अदर इनकम का पार्ट बनती हैं। नेक्स्ट है अब आपके पास टोटल रेवेन्यू, यानी अदर वाले को भी जोड़ दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को भी जोड़ दो, तो आपका टोटल रेवेन्यू। अब बात आती है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस को ध्यान से सुनना है, क्योंकि एग्जाम में कोई एक एक्सपेंस दे देगा, पूछेगा कि बताओ इसका कौन सा सेक्शन में ये शो होगा, इसका कौन सा हेड होगा जिसमें इसको शो करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब होता है कि आपने जितना भी मटेरियल कंज्यूम किया प्रोडक्शन करने में, उसकी कॉस्ट क्या रही, उसको फाइंड आउट करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पता है आपको कॉस्ट कैसे निकलती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाएगा। देन है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है भाई, देखो कि ऐसा स्टॉक जिसको आपने रीसेल करने के पर्पस से खरीदा है, वो होता है स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप फर्दर उस पर प्रोसेसिंग करोगे तो वो मटेरियल है, फिर वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में जाएगा। डायरेक्ट उसको रीसेल करना चाहते हो तो वो है स्टॉक इन ट्रेड। उसको जितना भी आपने परचेज किया ऐसा स्टॉक जिसको आप डायरेक्टली आगे बेच दोगे, तो उसकी कैटेगरी बनेगी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर है चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस या स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ मटेरियल की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है चेंज इन इन्वेंट्री। तो चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके जो भी चेंज आएगा उसको हम शो कर देंगे चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। फिर है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए कोई ग्रेचुइटी स्कीम, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, ये सब जो भी हम स्कीम्स बनाते हैं वो आएंगी आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में। नेक्स्ट है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है आपकी, कि फाइनेंस को अरेंज करने के लिए जो भी कॉस्ट हमने पे की, कोई आपने इंटरेस्ट पे किया, डिविडेंड पे कर रहे हो, अदर कोई कॉस्ट आ रही है, तो वो पार्ट बनेंगी फाइनेंस कॉस्ट का। फिर है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन आप सबने सुना होगा, एसेट पर लगता है। अमोर्टाइजेशन लगता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स पर, गुडविल हो गई, पेटेंट हो गए, कि गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है, पेटेंट रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, यानी वैल्यू कम हो रही है। कॉपीराइट हम जो है कह रहे हैं कि वैल्यू कम हो गई, तो उस पर लगता है अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट पर, और टेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है डेप्रीसिएशन। तो इसका क्लैरिटी से हम इसकी कैटेगरी बता पाएंगे। कह रहा है कि पेटेंट रिटर्न ऑफ किस कैटेगरी में, अमोर्टाइजेशन की। अदर एक्सपेंसेस होंगे, अदर किसी भी रिगार्डिंग हम कोई भी अदर एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो आपका यहाँ शो होगा। अब आप प्रॉफिट निकाल सकते हो टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके। जो प्रॉफिट निकलेगा उस पर टैक्स की जो भी रेट होगी वो टैक्स पे करके आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बेसिकली यहाँ तो आपको हेड वगैरह याद करने हैं कि कोई आइटम आ जाती है तो वो P&L के किस हेड में है या बैलेंस शीट के किस हेड में है। इस तरह से आपका सम आएगा, या आपको कह देगा दो आइटम्स देके कि उसको बैलेंस शीट या उसको प्रॉफिट लॉस में शो करके दिखाओ कि वो किस पर्टिकुलर हेड में कैसे शो होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस चैप्टर की प्रैक्टिस करें, बहुत ही छोटे छोटे सम्स हैं इसमें, छोटी छोटी बातें हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स में आपकी ओनली आइटम्स ही पूछी जाएंगी आपसे, प्लस 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, तो 4 मार्क्स आपके जो है कैरी करेगा ये चैप्टर। सो डू इट केयरफुली।